सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास स्पीकर चर्चा में। चर्चा में आज हम फिर दो विषयों पर बात करेंगे क्रमवार। पहला हमारा विषय है संसद विरोध की कहानी, करोड़ों हुए पानी। दरअसल संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हुआ है। कह सकते हैं कि चल रहा है, लेकिन चलने के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित होती जा रही है। सरकार चाहती है कि पहले से तय मुद्दों पर बात की जाए, जबकि विपक्ष किसान आंदोलन, महंगाई, कोरोना और पेगासस जासूसी मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहती है। ऐसे में अब तक संसद तय 107 घंटों में से महज 18 घंटे ही चल पाई है। मानसून सत्र के कम से कम 89 घंटे कल तक बर्बाद हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब तक 133 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस तरह बार बार संसद की कार्रवाई को स्थगित करने पर यदि सवाल किया जाए तो विपक्षी दलों ने सरकार पर चर्चा और जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया है। वहीं सत्तारूढ़ दल का मानना है कि विपक्षी दल कतई संसद को चलने के प्रति गंभीर नहीं है। हम एक बार फिर इस मसले पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो कुछ घटित हो रहा है, इसके लिए वास्तविक तौर पर जवाबदेही किसको माना जाए, किस आधार पर माना जाए। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस गंभीर विषय पर कुछ संजीदा बात करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लोकतंत्र के संदर्भ में अपने विचारों को अलग अलग स्तर पर व्यक्त किया। उन्हीं में से उनका एक कथन था कि मेरी कल्पना का प्रजातंत्र वह है जिसमें अत्यंत दुर्बल लोगों को वही अवसर प्राप्त हो जो अत्यंत बलवानों को प्राप्त हो। महात्मा गांधी ने कितनी बड़ी सोच के प्रति आग्रह किया था कि जो समाज का सबसे वंचित वर्ग का व्यक्ति है वो भी उतना ही अधिकार संपन्न हो जितना सामर्थ्यशाली व्यक्ति हमें दिखाई देता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में अगर दृष्टि डालें तो जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में ही विपक्ष दीनहीन सा दिखाई दे रहा है तो बाकी के संदर्भ में क्या उम्मीद करें। इसी नजरिए के साथ चर्चा में आगे बढ़ते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद कैलाश सोनी जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर विनीत पुनिया, सचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीडिया प्रभाग, वह भी हमारे साथ हैं। और साथ ही संजीदा पत्रकारों में शुमार देश के वरिष्ठतम पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं। तीनों का स्वागत है। पर चर्चा की शुरुआत कैलाश सोनी जी से करते हैं और कैलाश सोनी जी से जानने की कोशिश करते हैं कि कुल मिला के बहुमत ही सब कुछ है, सत्तारूढ़ दल है, सत्ता स्पष्ट बहुमत के साथ है, इसलिए विपक्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कमोबेश संदेश कुछ इस रूप में जा रहा है। कैलाश जी, किस नजरिए के साथ हैं आप संसद के इस गतिरोध को लेकर? देखिए, दुनिया में हिंदुस्तान का लोकतंत्र अत्यंत वरिष्ठता प्राप्त लोकतंत्र है जी। हमारा लोकतंत्र प्रौढ़ता की आयु में जा रहा है जी। 70-72 साल से संविधान का आधारभूत ढांचा संसद है जी। और संसद इतने वर्षों से चलती आ रही है जी। उसके आधारभूत नियम वो खुद बनाते हैं जी। और उसके आधार पर ये जन सरोकारों के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए ये चर्चा होती है जी। किस तरह का विरोध के लोगों के द्वारा ये चित्र उपस्थित हुआ है जी। इसके संबंध से यदि सर्वे कराएंगे तो देश की जनता इस पर अपना अभिमत देगी जी। समय समय पर विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं में जिस तरह का उपक्रम हुआ है जी। उसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी बहुत स्पष्ट रेखांकित किया गया है जी। कि कैसा आचरण विशेषाधिकार के अंतर्गत आएगा। जी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो क्रिमिनल इनेक्टमेंट है जी। उसे प्रिविलेज में नहीं माना जा सकता। जी। जिस तरह से जी कैलाश जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम उनके पास वापस रुक करेंगे। लेकिन डॉक्टर विनीत पुनिया, एक बार फिर आपके पास रुक करता हूं।
कुल मिला के शोर, शोर और केवल शोर, इतना ही विपक्ष के स्तर पर सुनाई दे रहा है। क्या यही चाहते हैं? क्या इसी उपलब्धि से मुग्ध हैं? क्या इस प्रकार के दृश्य से ही आपके उद्देश्यों की पूर्ति हो जा रही है? ये एक संजीदा सवाल विपक्ष के संदर्भ में है। थोड़ा अपना नजरिया देंगे विनीत पुनिया जी? लगातार इस गतिरोध को कायम रखने से क्या हासिल हो रहा है आपको? नमस्कार जी। बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है और मैं इसका सीधे सीधे जवाब देना चाहूंगा। जी। अपोजिशन की मंशा बिल्कुल कतई नहीं है कि ये गतिरोध चले। जी। ये गतिरोध सिर्फ और सिर्फ सरकार का पैदा किया हुआ है जी। और सरकार इसको बनाए रखना चाहती है। जी। हम तो कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं, और हमने बाकायदा नियमों के अंतर्गत अपनी बात रखी है, नियमों के अंतर्गत अपनी बात रखी है। लेकिन सरकार जो है, आपने जैसा बताया, घमंड में चूर है। सत्ता का जो हमारे पास बहुमत है और बहुमत के बल पर हम कुछ भी करेंगे और हम विपक्ष की आवाज नहीं सुनेंगे, हम जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, हम महंगाई पर चर्चा नहीं होने देंगे, हम किसान पर चर्चा नहीं होने देंगे, हम कोविड पर चर्चा नहीं करेंगे। तो ये तो सरकार का रवैया है। जी। तो इसके लिए मैं तो बड़ा स्पष्ट हूँ कि ये जो सारा गतिरोध है जी। बहुत ही चालाकी से सरकार ने क्रिएट किया है और इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। जहां तक मैं बात करना चाहूंगा कि विपक्ष की बात की, विपक्ष सिर्फ हा हुल्ला कर रहा है और शोरगुल करके ही अपनी उपलब्धि मान रहा है। हमारे लिए ये उपलब्धि बिल्कुल नहीं है। जी। हम मानते हैं कि सरकार को कटघरे में खड़े करना चाहिए। हम मानते हैं कि सरकार को महंगाई पर, किस तरह से पेट्रोल और डीजल बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से आसमान छू रहे हैं, किस तरह से एलपीजी की कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं, हर महीने एक नया आदेश आ जाता है और कुछ न कुछ 25-50 रुपए बढ़ा दी जाती हैं। जी। और जो 300 रुपए 400 रुपए सिलेंडर होता था वो आज 834 रुपए कम से कम है इस भारत में। तो ये तो महंगाई की स्थिति है। उसी प्रकार पिछले 8 महीने से किसान दिल्ली की चारों सरहदों पर बैठे हैं। जी। हजारों किसान बैठे हैं, लेकिन सरकार का दम ऐसा है कि वो सुन नहीं रही। और मैं, माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन मैं पूरे देश के पूरे मीडिया से पूछना चाहता हूँ, जी। क्या ये सवाल सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप इन मुद्दों पर चर्चा से क्यों बचना चाहते हैं? आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे? मैं विनीत पुनिया जी आपसे बीच में जानना चाहूंगा, आप किसान के मुद्दे पर बोल रहे हैं, आप महंगाई के संदर्भ में बोल रहे हैं, आप कोरोना के संदर्भ में भी जिक्र कर सकते हैं, पर शोर जितना भी सुनाई देता है वो केवल पेगासस के मामले में सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें भी गौण हैं, पेगासस सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ा दृष्टि देंगे कि किसान, महंगाई और कोरोना से भी महत्वपूर्ण पेगासस क्यों है? देखिए, हर विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं पेगासस को बिल्कुल कतई कम महत्वपूर्ण नहीं मानता। मैं मानता हूं कि यह बहुत जरूरी मामला है और ये सिर्फ किसी 300 या 500 लोगों का मामला नहीं है। जी। ये मामला देश के लोकतंत्र से जुड़ा है, देश की सभी संस्थाओं से जुड़ा है। जी। अगर आप जजेज की स्नूपिंग करेंगे, जी। अगर आप उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे किसी भी तरह से, या उनको किसी भी तरह से ओबलाइज करेंगे, जी। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को ओबलाइज करने का या उससे उसकी स्नूपिंग करने का, दोनों ही तरह से ये मुझे लगता है कि हमारी जो संस्थाएं हैं उनकी स्वतंत्रता पर ये हमला होगा। जी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये मामला सिर्फ स्नूपिंग का मामला नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेसी का मामला नहीं है। मीडिया इसको थोड़ा सा अलग ढंग से सरकार के दबाव में ऐसा पेश कर रहा है कि जैसे सिर्फ ये 300-500 लोगों का मामला हो, लेकिन ये मामला काफी संजीदा है, काफी गंभीर है, संस्थाओं के अस्तित्व का, उनकी स्वायत्तता का, उनकी स्वतंत्रता का मामला है। लेकिन कैलाश सोनी जी से मेरी बातचीत बीच में अधूरी रह गई थी संपर्क कट जाने के कारण। एक बार उस बात को पूरा करता हूं, फिर विनोद अग्निहोत्री जी के पास से लूंगा। कैलाश जी, मेरा बुनियादी सवाल आपसे यह है कि लोकतंत्र की अवधारणा में विपक्ष की आवाज के लिए सम्मान और स्थान दोनों सुनिश्चित करने की बात हमेशा कही गई, लेकिन अभी जो दृश्य संसद में दिख रहा है उसमें लग ही नहीं रहा कि विपक्ष की बात का कोई मायने है, विपक्ष के आग्रह की कोई कीमत है, विपक्ष की मांग के प्रति कोई नजरिया है। क्या कहेंगे आप? क्या केवल बहुमत हो जाने मात्र से पर्याप्त है कि जो भी चाहेंगे सरकार ही चाहेगी? संसद में भी, सरकार में तो चाहती ही है, संसद में भी सब कुछ वही होगा जो सरकार चाहेगी। देखिए,
जिस तरह से लोकतंत्र की मर्यादा को हमने स्थापित किया है जी और जितना विरोधी दल की भूमिका को हम जानते हैं, जी हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा विरोधी दल की भूमिका हमने निभाई है जी और हमने ऐसे उच्च मानदंड स्थापित किए, जी चाहे चीन का युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे और देश के जो अहम मसले हैं जी उस पे हमारी भूमिका पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्थापित किए जी और दुनिया को बताया है जी कि देश के बाहर विधर्मियों से, विदेशियों से यदि कोई आक्रमण होता है तो वी आर वन। जी राष्ट्रीय मुद्दों पर इस तरह का खोखला आचरण, जी राष्ट्रीय मुद्दों पर विरोधी दल की जो भूमिका है, जी ये क्या बात करेंगे। इमरजेंसी इस देश में किसने लगाई जी और थोड़े से 2-4 दंगे करवा के सरकारों को भंग करने का उपक्रम किसने किया। जी तो कैलाश जी, आप तो दिशा को थोड़ा दूसरी तरफ ले गए, लेकिन मैं अभी संसद में बने रहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, आपने बड़े उससे गर्व से दावा किया लोकतंत्र की जो मर्यादा हमने स्थापित की, ये कौन सी मर्यादा है जिसके अंतर्गत 7 साल से भी ज्यादा समय हो गया आपको सत्ता में आए हुए, संसद में बहुमत के साथ बैठे हुए, लोकसभा में तो स्पष्ट बहुमत के साथ बैठे हुए, इन 7 सालों में एक स्थगन प्रस्ताव को भी मंजूरी देने के लिए सहमति नहीं आई। बताएंगे आप कि ये कौन से लोकतंत्र की जड़ों को सींचने का काम किया आपने, लोकतंत्र की जड़ों को पानी दिया है, लोकतंत्र की जड़ों को आपने बढ़ाने का काम किया है, जिसमें स्थगन प्रस्ताव विपक्ष का एक अधिकार तक आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। थोड़ा दृष्टि दीजिए ना। देखिए, विपक्ष का कौन सा अधिकार वर्तमान सरकार में विलोपित किया गया है, उसके ऊपर हमला किया गया है। स्पष्ट नियमावली पार्लियामेंट की है जी। और पहले दिन से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जी कि हम हर मुद्दे पे बहस के लिए तैयार हैं। जी दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष राजनीतिक रूप से पराभूत होकर के कुंठाग्रस्त है और इस देश के जो प्रश्न नहीं है, देखो सोते आदमी को जगाया जा सकता है जी। लेकिन जो सोने का रिहर्सल करे, जी झूठी नींद में आकर के जो कोई देश के सवाल नहीं है, जी जो आम जन सरोकारों के सवाल नहीं, ऐसे मुद्दों को खड़े करके जी आखिर तुम्हारी जासूसी करा के करेंगे क्या भाई। जी और हुई के नहीं इसके संबंध में आप अपने इंस्ट्रूमेंट का कहीं कोई प्रमाण तो दें, जी लेकिन कोई प्रमाण नहीं, कोई नियमावली से आना नहीं चाहते। तो कैलाश सोनी जी इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं समझ रहे कि स्थगन प्रस्ताव 7 साल में एक भी मंजूर क्यों नहीं हुआ। विनीत पुनिया को हस्तक्षेप करने जा रहा है कि मुझे लगता है विनीत जी पहले विनोद अग्निहोत्री जी की बात मुझे भी और आपको भी और दर्शकों को सुननी चाहिए। और विनोद जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, लोकतंत्र की जड़ों को अगर मजबूत किया तो हमने किया, ऐसा भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद कैलाश सोनी जी का कहना है। और मेरा सवाल था कि अगर लोकतंत्र की जड़ों को वाकई मजबूत किया जा रहा था तो विपक्ष की आवाज को स्थान और सम्मान मिलना चाहिए था। एक स्थगन प्रस्ताव तक 7 साल में मंजूर करने की जहमत नहीं उठाई गई पीठ के द्वारा। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपके सवाल में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है हिमांशु जी कि लोकतंत्र की जड़ें कैसे मजबूत हो रही हैं, कैसे सींची जा रही हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस देश के लोकतंत्र को किसी एक दल विशेष ने नहीं, सभी दलों ने मिलकर मजबूत किया है जी, जिसकी जहां जिम्मेदारी रही। अभी सोनी जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि विपक्ष में सबसे ज्यादा भूमिका जो है भारतीय जनता पार्टी ने निभाई है। निश्चित रूप से लंबे समय तक भाजपा को विपक्ष में रहने का मौका मिला है और यूपीए सरकार से पहले कि यूपीए सरकार के दौरान जो लोकसभा में जो पूरे का पूरा सत्र जो है व्यर्थ चला गया था, वो भी उनको याद होगा क्योंकि कितनी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक सत्र ही संसद का जो है नहीं होने दिया था। इस हम लोगों के सामने हम लोग खुद पार्लियामेंट कवर करते रहे और वही काम कांग्रेस कर रही है। मान लीजिए सत्र वो एक सवाल पर नहीं होने दे रही, तो ये तो जो दल विपक्ष में होता है वो भाषा बोलता है और जो सत्ता पक्ष में बोलता है वो अलग भाषा बोलता है। आज जो भाषा कांग्रेस
के नेता बोल रहे हैं, वही भाषा भाजपा के नेता यूपीए के दौरान बोलते थे, जब अरुण जेटली जी कहते थे कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और विपक्ष का अधिकार है संसद को में गतिरोध पैदा करना। आज कांग्रेस वही भाषा बोल रही है, और आज जो सोनी जी या बीजेपी के लोग बोल रहे हैं वही भाषा तब कांग्रेस बोलती थी कि विपक्ष जो सदन नहीं चलने दे रहा है। तो ये लोकतंत्र की एक तरह से मैं तो इसको विशेषता कहूंगा कि दोनों की जब जिम्मेदारियां बदलती हैं तो उनकी भाषाएं भी बदलती हैं। लेकिन ये जरूर है कि संसद की कार्यवाही चले, इसमें पूरा देश चाहता है, और इसकी जिम्मेदारी दोनों विपक्ष की भी है, सत्ता पक्ष की है। लेकिन सत्ता पक्ष की ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि बहुमत उसके पास होता है, उसकी भूमिका बड़े भाई की भूमिका होती है, और आमतौर पर बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि छोटे भाई को राजी करके और उसके कंसर्न्स को ध्यान में रख करके संसद को चलने दे। अब आप ये बताइए, 7 साल में आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एक भी स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। मैं पूछ रहा हूं कि 7 साल में क्या प्रधानमंत्री जी और नेता विपक्ष या विपक्ष के सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच में कोई संवाद हुआ? क्या क्यों नहीं होना चाहिए? अटल जी और सोनिया जी के बीच में होता था संवाद, मनमोहन सिंह और तत्कालीन नेता विपक्ष के बीच में संवाद होता था, तो अब संवाद क्यों नहीं होना चाहिए? आज अगर इतना गतिरोध संसद में है, और मुझे लगता है अगर प्रधानमंत्री मोदी जी एक टेलीफोन उठाकर सोनिया जी से कहें कि भाई संसद चलाने में आप सहयोग दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि सोनिया जी मना करेंगी। देखिए, इस तरह से चीजें, ये गतिरोध तोड़े जाते हैं और इसकी पहल हमेशा सरकार को करनी पड़ती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सरकार और विपक्ष के बीच में राजनीतिक विरोधी का भाव नहीं है, राजनीतिक शत्रुता का भाव हो गया है, और मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है विनोद अग्निहोत्री जी ने। अब राजनीतिक विरोधी नहीं, राजनीतिक शत्रुता के माहौल में चीजें चल रही हैं। क्या रसोई इत्तेफाक रखते हैं आप कि आपको विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस इस हद तक नापसंद हो गई है, इस हद तक उसके वजूद से चिढ़ हो गई है कि अब उनके बातचीत करना भी आपको गवारा नहीं? क्या कहेंगे आप? जी कैलाश जी, देखिए, पहले ही दिन माननीय सभापति जी ने, वेंकैया जी ने सारे विरोधी दलों को बुला करके हमारी राज्यसभा में बातचीत की। जी, कौन सा ऐसा अवसर है, चाहे कोविड का विषय हो, हिंदुस्तान भर के सारे दलों के मुख्यमंत्रियों से इतनी निरंतरता संपर्क की, शायद हमें याद नहीं है कि ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों पर पहले भी भारत सरकार ने इस तरह की संवेदना व्यक्त की हो या इस तरह का संवेदनशील व्यवहार किया हो। अभी वर्तमान में हर विषय पर विरोधी दल के लोगों से बातचीत करके और संवेदनशीलता को प्रदर्शित किया है। लेकिन हम विरोधी दलों की भी संवेदना को पूछना चाहते हैं कि आखिर कोविड में उनकी भूमिका क्या देश ने नहीं देखी? इस राष्ट्रीय विषय पर पहले भी कितनी ऐसी आपदाएं आई बीमारी की, और क्या इनेक्टमेंट रहा है भारत सरकार का? ये भी इतिहास में सबको मालूम है कि वैक्सीन 10-10, 12-12 साल में बन पाई। वैक्सीन बन गई तो बोले इसको बिना टेस्टिंग के लागू कर दिया है, लागू कर दिया तो बोले ये भाजपा की वैक्सीन है, हम तो इसको नहीं लगवाएंगे। ये सारा आचरण लोगों ने देखा है कि इन राष्ट्रीय इश्यूज पे हमें कैसे साथ चलना चाहिए। आखिर डेमोक्रेसी चलेगी कैसे? एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय का भी ये चिंता का विषय था कि आज वर्तमान में जिस तरह से हमारे विधानमंडलों में और पार्लियामेंट में जिस तरह की मानसिकता, ये अराजकता की जो मानसिकता है, अब इसको जस्टिफाई करेंगे हम कागज फाड़ने को, हम सभापति के ऊपर कागज फेंकने को जस्टिफाई करेंगे हम चुनाव आयोग को, यदि हम जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक है, और यदि हम हार जाए तो वीपैट मशीन जो है वो खराब है। हम सुप्रीम कोर्ट के भी माने प्रति आदर व्यक्त नहीं करेंगे। अभी कौन ये महाभियोग लाया चीफ जस्टिस के खिलाफ? पहले भी आपातकाल में और श्रीमती गांधी के निर्णय के बाद 3-3 जजेस को सुपरसीड करके कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हम आंदोलन करेंगे, पार्लियामेंट के फैसले के बाद भी हम आंदोलन करेंगे। हम 9-9 घंटे, 12-12 घंटे एक एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे, उसके बाद भी हम सड़क जाम करेंगे। हिंदुस्तान के सारे और सूबे में जो नागरिक हैं उनकी सुख सुविधाओं का हम कोई ध्यान नहीं रखेंगे। क्या कहेंगे इसको?
क्या कहेंगे? जब आपके पास बोलने के लिए इतना कुछ है तो संसद में बोलने देने में ऐतराज क्यों है? विपक्ष के पास में भी अपने तर्क हैं। जब आप यहां पर इतनी बात बोलने के लिए तैयार है कैलाश जी, तो यही तो कांग्रेस चाह रही है, यही तो विपक्ष के नेता चाह रहे हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा कराइए, ना कि केवल अपने विधेयक पास कराने का काम कीजिए। क्यों नहीं करा लेते चर्चा? देखिए, किस मुद्दे पे हमने बहस नहीं की जी, और क्या एग्रीकल्चर, क्या कृषि के मामले में बहस नहीं हुई? कोविड के मामले पे बहस से कौन भगा? कितनी बात अभी कांग्रेस ने कोविड के विषय में बहस में रखी जब चर्चा हुई जी, और चर्चा के लिए सुस्पष्ट प्रावधान है जी। उसके अंतर्गत हमें आना चाहिए कि कागज फाड़ेंगे हम। तो पेपर पेपर में कैलाश जी के बाद अपने तर्क, हालांकि उन्होंने अभी भी इस बारी में भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि 7 साल में एक स्थगन प्रस्ताव की भी स्वीकार करने की जहमत नहीं उठाई गई है सदन में। इसके माध्यम से विपक्ष के प्रति कौन सी भावना व्यक्त हो रही है, इसका जवाब कैलाश जी ने नहीं दिया। और डॉक्टर विनीत पुनिया जी, मैं आपके पास रुख करता हूं, और कैलाश जी सवाल उठा रहे हैं कि कुल मिलाकर एक अराजक व्यवहार के माध्यम से क्या साबित करना चाह रहे हैं आप सदन में? आप अपनी भूमिकाओं से बचने के लिए इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, ये कैलाश सोनी जी का कहना है। संजीदा नेता है, उनका कहना है सभापति के ऊपर पर्चे उछालकर, मंत्री का जवाब फाड़कर, कुल मिलाकर आप साबित क्या कर रहे हैं कि आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास तर्क नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर जो एक गुंडागर्दी का माहौल बाहर हुआ करता है वो सदन में दिखाने की कोशिश आप कर रहे हैं। यही बात मैं कह रहा हूँ जी, और हमारे सब नेताओं ने बहुत जोर से ये बात कही है, अपने प्यार से कही है जी, कि देखिए, जो डिस्कशन आप बाहर कर रहे हैं, जिसके लिए आप बाहर तैयार हैं, जी, उसको आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं करना चाहते? जी, यही तो हमारा सवाल है जी। कि जो सोनी जी यहाँ बैठ के जो बातें कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी बातों में दम है, जी, तो वहां बैठ के क्यों नहीं कर रहे? जी, संसद में क्यों चर्चा नहीं करते? क्यों मोदी जी को नहीं कहते कि नीतीश कुमार जी की बात मान जाइए? आज तो इनके सहयोगी नीतीश कुमार जी ने भी बोल दिया जी, कि देखिए क्या हर्ज है, जांच होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। जी। तो बेसिकली क्या है, ये घमंड का जो आपने देखा है कि इनका जो घमंड है, जी, जिसमें ये विपक्ष से बात नहीं करते, जिसमें ये कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, जिसमें कहते हैं कि जो हमें पता है वो किसी को नहीं पता, जो हमने किया वो किसी ने नहीं किया। इस घमंड को छोड़ना पड़ेगा। देश की जनता साफ देख रही है, और जो ये बात कहने की बातें नहीं होती कि हमने क्या किया, किसने लोकतंत्र को मजबूत किया, किसने कमजोर किया, ये तो सबके सामने है। आज तो देश का सबके बच्चा सामने ये विनीत पुनिया जी कह रहे हैं, और विनीत पुनिया जी के साथ ही दर्शकों को साझा करने के लिए मेरे पास कुछ आंकड़ा है। मनमोहन सरकार 10 साल चली और 10 साल में 9 बार स्थगन प्रस्तावों को मंजूर किया गया। जिन अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में भी हम जिक्र करते हैं, उनके 5 साल के शासनकाल के दौरान भी 5 बार विपक्ष के लाए गए स्थगन प्रस्ताव को मंजूर किया गया था। जिन इंदिरा गांधी के संदर्भ में तमाम बातें कही जाती हैं, उन इंदिरा गांधी के 10 साल के शासनकाल में 23 बार विपक्ष के लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा सदन में हुई थी। ये किस दौर में है जिसमें 7 साल में विपक्ष के एक स्थगन प्रस्ताव को भी स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया है? इसकी रोशनी के बीच में मैं आपके पास थोड़ा अलग सवाल लेकर आना चाहता हूं विनोद अग्निहोत्री जी। मेरे पास एक आंकड़ा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि लोकसभा की 1 घंटे की कार्रवाई पर जो टैक्स इस देश की जनता देती है उसका 1.5 करोड़ रुपया प्रति घंटे खर्च होता है। राज्यसभा की कार्रवाई पर तकरीबन 1.1 मतलब 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च होता है। कुल मिलाकर एक दिन का खर्चा 9 करोड़ रुपए लोकसभा का और तकरीबन 6.5 करोड़ राज्यसभा का। और बर्बादी हर दिन हो रही है। हर रोज संसद में दोनों सदन बुलाए जाते हैं, कुछ मिनट चलते हैं, कुछ घंटे के लिए स्थगित होती है, फिर कुछ घंटे के लिए स्थगित होती है और फाइनली स्थगित हो जाती है। क्या समाधान इस बर्बादी का, इस बर्बादी से बचाव का? या कुल मिलाकर सरकार एक दिन में अपने विधेयकों को पारित करके सत्रावसानी क्यों नहीं कर देती, या उसे विपक्ष की बात माननी नहीं, विपक्ष को सरकार के कहने में आना नहीं? नहीं, देखिए, बर्बादी तो ठीक नहीं है और निश्चित रूप से संसद चर्चा के लिए ही है, वरना संसद की आवश्यकता क्या है? अगर संसद में चर्चा नहीं होगी तो संसद की क्या जरूरत है? फिर तो इलेक्शन कर लीजिए, कैबिनेट बना लीजिए, उसको कानून बना दीजिए। विधायिका का मतलब ही संसद है, जहां कानून बने, जहां चर्चा हो, जहां बातचीत हो।
इसीलिए मैं कहता हूं कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। और जो आपने बात कही टैक्स पेयर्स मनी का जो वेस्टेज हो रहा है, जो बर्बादी हो रही है, तो उसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है हर सांसद जिम्मेदार होगा उसके लिए, तो इसलिए ये जिम्मेदारी दोनों की है। फिर मैं वही कहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बनती है क्योंकि वो सत्ता पक्ष है। ये परंपरा है संसदीय राजनीति। अभी आपने जो आंकड़े दिए कि 23 बार इंदिरा गांधी के जमाने में स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मनमोहन सिंह के जमाने में इतनी बार 10 साल में स्थगित हुआ, स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, अटल जी के जमाने में, ये बताता है कि सत्ता पक्ष ने कहीं उदारवादी रुख अपना करके विपक्ष की भावनाओं को ध्यान में रख करके उनकी बात को मंजूर किया, तो तब बात चलती है। तो यही उदारता, यही सदाशयता मौजूदा सत्ता पक्ष भी दिखाए और एक ही स्थगन प्रस्ताव अगर स्वीकार करके उस पर चर्चा करा ले तो इससे कहीं आसमान नहीं टूट जाएगा। और कुल मिलाकर के सरकार को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और सरकार जो है वो विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी, जो आरोप अभी बाहर लग रहे हैं। विनोद जी, थोड़ा आपसे अलग सवाल करना चाहता हूं और उसमें आप चूंकि संसदीय गतिविधियों के जानकार हैं कि जो सदन के अंदर अध्यक्ष होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, उसके एक बार इस पद पर पहुंचने के बाद में निष्पक्ष रहने की उम्मीद की जाती है, उसके फैसलों से भी निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। और विपक्ष विशेष तौर पर चूंकि संख्या में कम होता है इसलिए आसंदी से संरक्षण की अपेक्षा करता है। क्या पिछले कुछ समय में विनोद अग्निहोत्री जैसा संजीदा पत्रकार यह देख पा रहा है कि वो निष्पक्षता की उम्मीद जो हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी पीठासीन अधिकारियों के संदर्भ में, कहीं ना कहीं वो निष्पक्षता अब सत्ता पक्ष के साथ निहित हो गई है और इसलिए ऐसे अप्रिय दृश्यों के लिए हम लोग मजबूर हो रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, जो पीठासीन अधिकारी यानी सभापति जी या स्पीकर जी, ये सत्ता पक्ष से ही चुने जाते हैं जी। राज्यसभा में स्थिति थोड़ी ये है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति होते हैं जी। और उपराष्ट्रपति चूंकि दलगत राजनीति से ऊपर हो जाते हैं इसलिए उनको माना जाता है कि निष्पक्ष रहेंगे और आमतौर पर कुछ प्रयास भी होता है उपराष्ट्रपति जो है सभापति के रूप में निष्पक्षता का ही व्यवहार करते हैं। लेकिन स्पीकर की स्थिति ऐसी होती है कि उनसे उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष रहें, निष्पक्ष रहने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर सरकार का दबाव इसलिए होता है कि वो सत्ता पक्ष के सांसद होते हैं और ये बात भी सही है कि भविष्य में फिर उनको उसी सत्ता पक्ष की राजनीति भी करनी होती है जब वो पद से बाहर पद पर नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं हर सरकार में, सिर्फ इसी सरकार में नहीं, हर सरकार में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर हैं, उन पर अपने दल का एक दबाव तो एक आग्रह रहता ही है। कोशिश बहुत होती है, संरक्षण देते भी हैं स्पीकर, ऐसा नहीं है, लेकिन करती है कि कौन सा मंजूर हो कौन सा नहीं हो और उसके बाद ही स्पीकर पर नियमों के अनुसार फैसला लेते हैं। ये एक व्यवहारिक व्यवस्था यही है। सैद्धांतिक व्यवस्था तो यह है कि बिल्कुल एकदम दूध का दूध पानी का पानी करने वाली स्थिति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आमतौर पर हम सभी लोग देखते हैं कि कई बार विपक्ष ये आरोप लगाता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। तो ये एक व्यवहारिक राजनीति की मजबूरियां हैं। फिर भी हम ये मानते हैं कि हमारे स्पीकर प्रयास तो करते हैं निष्पक्ष रहने का और कई बार निष्पक्ष उनका सदन के भीतर दायित्व भी होता है, लेकिन सदन तो चले पहले सदन चले तब निष्पक्षता और सापेक्षता की बात आएगी। सदन तो चले पहले, ये कहना है विनोद अग्निहोत्री जी का। लेकिन कुल मिलाकर वर्तमान में जो दृश्य देश की संसद में दिख रहा है उस दृश्य को देखकर लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंताएं प्रकट हो रही हैं। इन चिंताओं का उत्तर खोजने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का है। जिस प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर संसद को इस मुकाम पर लाया हुआ है, कुल मिलाकर ना वो देश हित में है, ना जनहित में है और ना ही लोकतंत्र के हित में है। उम्मीद है जिम्मेदार सांसद अपनी भूमिका को पहचानेंगे और कुछ ऐसा कदम उठाएंगे ताकि इस अप्रिय दृश्य से और पैसों की बेहिसाब बर्बादी से हम लोगों को बचा पाएंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उस अहम मसले पर बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के काबिल नेता विश्वास सारंग, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने 2 दिन पूर्व हम लोगों से साझा किया था ज्ञान की बात, जिसमें बताया था कि देश में जो महंगाई है उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, केवल और केवल इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1947 को दिया गया भाषण जिम्मेदार है। समझने की कोशिश करेंगे उस ज्ञानवर्धक बात को, उस बयान को, उसके पहलुओं पर बात करेंगे। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, बस हम गए और यूं आए।